हेलो सी फाइनल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सारंग से क्लासेस। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अंदर हम तीन तीन इंडेक्स को एक साथ कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि हम इसी यूट्यूब चैनल सारंग से क्लासेस पे सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कंप्लीट बैच अपलोड करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम सभी कंसेप्ट को विद लॉजिक्स डिस्कस करेंगे और साथ में आईसीए स्टडी मटेरियल के एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का आपका टॉपिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये काफी अच्छी वेटेज कवर करता है और काफी इजी और सिंपल टॉपिक है। ये काफी इजी और सिंपल चैप्टर है ये। अगर अभी तक आपको ये डिफिकल्ट लगा भी होगा ना, तो अब मेरे लेक्चर देखने के बाद आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि इसको हम इतना इजी कर देंगे, इतना डीपली एनालिसिस करेंगे इसका, इतने शॉर्टकट्स वगैरह मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा और आपके डाउट्स तो बचेंगे ही नहीं कुछ भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन अभी देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं कि हमारा इंडेक्स 32, इंडेक्स 109 और इंडेक्स 107, ये तीनों इंडेक्स मिला के कवर करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के टॉपिक को। ठीक है, इंडेक्स 32 क्या बताता है? इंडेक्स 32 ये मेरे को बताता है डेफिनेशन किसकी चीज की। जैसे मेरी फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल एसेट कहते किसको है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को हम फाइनेंशियल एसेट कहेंगे, वो बताता है मेरा इंडेक्स 32। फाइनेंशियल लायबिलिटी कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को कहेंगे, वो बताता है इंडेक्स 32। और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स किसको कहेंगे, वो इंडेक्स 32 बताता है, सब डेफिनेशन वगैरह। और जो ये हमने अभी देखी फाइनेंशियल एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनका रिकॉग्निशन कैसे होगा, वो कौन बताता है, इंडेक्स 109। और उनका क्लासिफिकेशन कि हमारा कैसे कैसे होगा, वो सब बताता है इंडेक्स 109 की किस किस चीज में क्लासिफाई होगा और कैसे कैसे क्लासिफिकेशन होगा। जैसे फाइनेंशियल एसेट का कैसे क्लासिफिकेशन होगा, लायबिलिटी का कैसे क्लासिफिकेशन होगा, इक्विटी का कैसे होगा, वो सब बताता है। और इनका मेजरमेंट कितने अमाउंट पे होगा, एसेट का, लायबिलिटी का, इक्विटी का, वो भी यही बताएगा इंडेक्स 109। और इंपेयरमेंट होगा अगर, तो इंपेयरमेंट का ट्रीटमेंट कैसे होता है, इंपेयरमेंट करेंगे कैसे, वो सब बताता मेरे को इंडेक्स 109। हमने देखा था जब इंडेक्स 36 कर रहे थे, इंपेयरमेंट वाला इंडेक्स, तो हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का अगर इंपेयरमेंट होता था तो वहां पे एक्सक्लूड किया था, आउट ऑफ स्कोप किया था वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे कवर होता है इसका इंपेयरमेंट। और डी रिकॉग्निशन कि मेरा जो फाइनेंशियल एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, इनका अगर डी रिकॉग्निशन होगा तो कौन सी कंडीशंस है जो कि डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और इसका डी रिकॉग्निशन कैसे होगा, वो सब इंडेक्स 109 बताएगा। हेजिंग क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कब करेंगे, वो सब। और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है, एम्बेडेड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, वो सब मेरा इंडेक्स 109 बताएगा। और इंडेक्स 107 बताता है सिर्फ डिस्क्लोजर, कि इसका डिस्क्लोजर वगैरह कैसे करेंगे, कि मतलब जो हमारा ये सब है, इनमें से कौन सी चीजें डिस्क्लोजर करनी है और क्या क्या डिस्क्लोजर करने हैं, रिक्वायरमेंट है, वो सब इंडेक्स 107 बताएगा। तो अगर मैं देखूं, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है इंडेक्स 109, सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए, और इसमें से ही ज्यादा मार्क्स का एग्जाम में आता है। जो ये इंडेक्स 32 और इंडेक्स 107, इसमें से इतना नहीं आता, बट मैं ये कहूंगा कि जितना इंडेक्स 109 इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपके लिए इंडेक्स 32 भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी, कौन से इंस्ट्रूमेंट, सेम इंस्ट्रूमेंट आपका एसेट भी हो सकता है, लायबिलिटी भी हो सकता है, किसी के लिए इक्विटी भी हो सकता है। ठीक है, सेम इंस्ट्रूमेंट, किसी के लिए फाइनेंशियल एसेट होगा, किसी के लिए लायबिलिटी भी हो सकता है, किसी के लिए इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है इक्विटी वाला। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको अगर ये पता ही नहीं होगा तो आप ट्रीटमेंट, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन कैसे करके आओगे, क्योंकि सबके अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। तो आपको ये तभी कर पाओगे जब आपको इनका मीनिंग पता होगा अच्छे से, और अच्छे से इनके बीच में कोई भी आपको डाउट ना रहे, तभी आप इसको अच्छे से करके आ सकते हो। तो इसको भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना आप इंडेक्स 109 को दोगे। तो इंडेक्स 107 को, हाँ, इसको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसके जैसे मैं दिखाता हूँ आपको कैसे नोट्स वगैरह बना रखे हैं मैंने। ठीक है, काफी अच्छे से जबरदस्त नोट्स वगैरह बना रखे हैं, तो इनके थ्रू ही हम कवर करके चलेंगे, साथ में एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस वगैरह सोल्व करते जाएंगे। ठीक है, अब ये सबसे पहले देखते हैं कि ये इंडेक्स कौन से इंस्ट्रूमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर मैं कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट करता हूं इक्विटी में, ठीक है, कौन सी में, अगर मेरी वो सब्सिडरी है, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर, इनकी इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूं, तो क्या मेरे वो इस इंडेक्स में कवर होंगे? नहीं, वो इस इंडेक्स में कवर नहीं होंगे। तो अगर मान लो इनके अलावा अगर कोई और मेरी एंटिटी है, मतलब कोई और एंटिटी है
उसके अंदर इन्वेस्ट करता हूं, उसके इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूं, तो क्या वो कवर होंगे? हाँ, वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे, उसके ऊपर लगेगा। बट अगर सब्सिडरी है मेरी, एसोसिएट है, ज्वाइंट वेंचर है, उसके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह परचेज करता हूँ, इक्विटी शेयर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, वो सब यहाँ कवर नहीं होगा। क्यों? उसके लिए मेरा इंडेक्स 27 दिया हुआ है अलग से। ठीक है, ये मेरा इंडेक्स जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाले हैं, ये मेरा एक जनरल इंडेक्स है। ठीक है, कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे डील होंगे। बट अगर किसी के लिए स्पेसिफिक इंडेक्स बना हुआ है अलग से, तो वहीं जाएगा। जैसे अब इन्वेस्टमेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर के लिए अलग से इंडेक्स बना हुआ है मेरा इंडेक्स 27, तो इसका ट्रीटमेंट इंडेक्स 27 बताएगा। और अगर मेरा लीज वगैरह का, इसका अलग से इंडेक्स बना हुआ है इंडेक्स 116, तो इसका सारा ट्रीटमेंट इंडेक्स 116 में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, डील करेंगे कैसे होगा। और एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान्स वगैरह होते हैं, एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, वो सब इंडेक्स 19 में कवर होते हैं। ठीक है, उसका सेपरेट इंडेक्स बना हुआ वहीं जाएगा। और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो इंडेक्स 117 में डील होंगे। बट सर आप यहाँ देखो, ये यस लिखा हुआ है, ये इंडेक्स अलग अलग लिखे हुए हैं ना, जैसे 32 जिसमें डेफिनेशन थी, इंडेक्स 109 जिसमें हमारा सबसे मेजर है, और ये डिस्क्लोजर का। डिस्क्लोजर वाले अगर इनमें ना भी हो रहे हैं ना कवर, कहीं कहीं आइटम आप देखोगे कि डिस्क्लोजर में कवर होंगी डिस्क्लोजर में। जैसे कि ये वाला देखो, लीजेज वगैरह, इसका डिस्क्लोजर यहाँ पे कवर होता है, राइट हैंड ऑब्लिगेशन अंडर लीज, उसका डिस्क्लोजर इंडेक्स 107 में कवर होता है। ठीक है, तो डिस्क्लोजर में हो आपको दिखेंगी कुछ चीजें जो मतलब कि इंडेक्स 32 में और इसमें कवर नहीं हो रही हैं, बट इसमें हो रही हैं। ठीक है, अब जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान, ये इंडेक्स 19 में जाएगा, इंश्योरेंस वाला इंडेक्स 117 में जाएगा। और बिजनेस कॉम्बिनेशन वगैरह का अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट राइजिंग होगा विद इन द स्कोप ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये डिस्क्लोजर करेंगे किसके अंडर? इंडेक्स 107 में। ठीक है, ठीक है, बट इसके ऊपर 32 और 109 नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका अलग से एक इंडेक्स बना हुआ है मेरा बिजनेस कॉम्बिनेशन का, वहीं डील करेंगे इसको। और लोन कमिटमेंट अदर देन कवर्ड अंडर, अदर देन है मतलब कि ये कवर इसमें ही कह रहे हैं कि जो इसमें कवर नहीं होती उसका, उसके ऊपर ये तो लगेगा नहीं, बट ये वाला लग जाएगा। ठीक है, और शेयर बेस्ड पेमेंट, इसका तो हम देख के आई चुके हैं, इंडेक्स 102 था अलग से, वहीं डील होंगी सारी। और रिम्बर्समेंट ये प्रोविजन वगैरह का, इसका एक अलग से इंडेक्स है, बट इसका डिस्क्लोजर यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, इंडेक्स 37 में डील होती है जो भी प्रोविजन वगैरह होगा। प्रोविजन आपको दिखे तो यहाँ पे नहीं करोगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कभी भी डील नहीं करोगे, आपको वहीं पे डील करना होगा। इंडेक्स 37 में प्रोविजन वगैरह बनता है। राइट्स ऑन ऑब्लिगेशन, ये रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स वगैरह का, इसका अलग से इंडेक्स बना हुआ है इंडेक्स 115, तो वहीं डील होगा, बट डिस्क्लोजर वगैरह इसके यहाँ पे आ सकते हैं कुछ। ठीक है, और एक ये वाला, इस पे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसको मैं आपको करवाऊंगा, बट कुछ कंसेप्ट हो जाएं उसके बाद आपको मैं बताता हूं। ये भी मेरा कवर नहीं होता, ये मतलब कि नॉन फाइनेंशियल आइटम्स, कॉन्ट्रैक्ट टू बाई और सेल, नॉन फाइनेंशियल आइटम वो कवर नहीं होती है, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस है, वो मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, अब सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते किसको हैं? ये एक मेरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वजह से एक एंटिटी को मिलता है राइट की, एक मतलब कि सिंपल बता देता हूं अभी, एक एंटिटी के लिए बनते हैं कि फाइनेंशियल एसेट है, एक के लिए बनती है फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी। ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो मेरे को एक के लिए एसेट और एक के लिए लायबिलिटी या इक्विटी बनाएगा। तो इसको एक काम करता हूं, यहाँ पे थोड़ा चार्ट सा बना दूं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया मेरा? एक के लिए मेरा हो गया, इसको ना वहीं पे बनाता हूँ थोड़ा सा अलग से, एक मेरी सीट है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते किसको हैं? एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं जिसकी वजह से मेरे पास दो एंटिटी हैं, एक एंटिटी वन मान लो कि मैं, और एंटिटी टू मान लो कि आप, एंटिटी टू मतलब कि यू, और ये मतलब कि सारंग सी क्लासेस। ठीक है, अब एक एंटिटी के लिए तो बनेगा यहां पे क्या? फाइनेंशियल एसेट, चाहे इसके लिए बन जाए चाहे एंटिटी टू आपके लिए, किसी एक के लिए फाइनेंशियल एसेट बनेगा, तो दूसरी एंटिटी के लिए चाहे तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी बनेगा। या फिर वो इक्विटी बनेगा। ठीक है, अभी इसका सर एग्जांपल से तो समझा दो थोड़ा, हम ये समझ गए हैं कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा कि एक के लिए फाइनेंशियल एसेट बने, एक के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी बने, तो
वो हो गया मेरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको समझा देता हूं, जैसे कि मान लो सारंग सीए क्लासेस है, उसने आपको लोन दिया है कितना, 1 लाख रुपीज का। किसको? यू। आपको लोन दिया हुआ है। अब इसमें सारंग सीए क्लासेस के पास राइट है कि ये लोन दिया था मैंने, मान लो 10% इंटरेस्ट रेट पे फॉर 5 ईयर, ठीक है, 5 ईयर्स के लिए दिया हुआ है। अब मेरे पास राइट है, किस चीज का राइट है सारंग सीए क्लासेस के पास, कि एक तो इससे इंटरेस्ट लेता रहूं, ठीक है, इंटरेस्ट की पेमेंट लेता रहूंगा, और एक 5 ईयर्स के बाद जो ये रिडीम होगा मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, उस प्रिंसिपल का रिडम्पशन ले सकता हूं मैं, ठीक है। तो प्लस प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ 5th ईयर। तो मेरे पास एक राइट आ गया है, एक हक आ गया है कि आपसे कैश ले सकता हूं, मतलब कि इंटरेस्ट ले सकता हूं, और ये मतलब कि मेरे लिए क्या होगी, एसेट। एसेट मतलब कि मेरे को कैश जनरेट करके दे रही है, जैसे कि हमने पीपी वगैरह में देखा, इन्वेंट्री में देखा था, इन्वेंट्री एसेट थी, क्यों? क्योंकि मैंने उसको बेच के कैश ले सकता था। तो जैसे ही मेरे पास कैश वगैरह आने का कुछ राइट होता है, तो उसको हम कह देते हैं एसेट है मेरी, मतलब कि जो मेरे को कुछ प्रॉफिट जनरेट करके देगी। यहां पे मेरे को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आ रहा है मेरे पास, तो वो क्या हो गया मेरे लिए, तो वो हुआ मेरे लिए एसेट। को मैं कह देता हूं फिर, ये हो गया फाइनेंशियल एसेट मेरे लिए। और आपको मुझे पे करना होगा, क्या पे करना होगा, एक तो इंटरेस्ट देना होगा आपका, एक आपको इंटरेस्ट देना होगा, और साथ में प्रिंसिपल अमाउंट जो ये 1 लाख है, ये भी रिपे करना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको पे करना होगा। मतलब कि आपकी एक देनदारी बनती है, एक लाइबिलिटी बनती है। मेरी लेनदारी बन रही थी, मतलब कि मेरे लिए एसेट था, समझे? मैं आपसे लेने का राइट रखता था, मेरे पास एक हक था, आई हैव ए राइट टू कलेक्ट कैश इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। आपको मैंने ब्याज पे पैसा दिया था, तो मेरा हक बनता है कि उस पे ब्याज लेता रहूं, और आखिरी में उस सारे पैसे को भी वापस लूंगा जो मैंने आपको दिया था, ठीक है। मेरे पास एक राइट है, हक है, तो मतलब कि मेरे लिए वो एसेट हो गया। और आपको देना पड़ेगा, आपने पैसा लिया था मेरे से, आपको मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देते रहना पड़ेगा, और आखिरी में मेरे को जो अमाउंट लिया था आपने उधारा, वो सारा भी चुकाना होगा, ठीक है। तो आपकी एक ओब्लिगेशन बनती है, मतलब कि आपकी एक देनदारी बनती है, यहां पे आपकी एक ओब्लिगेशन बनती है, टू पे कैश इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, मतलब कि आपको देनदारी बन रही है यहां पे। तो इस केस में ये क्या हो गया, आपके लिए हो गया ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी। फिर ये तो समझ आ गया कि हमारे लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो गया, और एक के लिए एसेट। तो इसमें इक्विटी कब होगा, इक्विटी, इक्विटी अगर मैं कह देता हूं, एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूं। मान लो सारंग सीए क्लासेस है, मैंने आपको लोन दिया, आप कौन हो, अनंत अंबानी, अंबानी अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक। मैंने आपको लोन दिया कितना, 1 लाख का ही, क्योंकि गरीब था, पैसे की जरूरत थी। कितने रेट पे है, 10% रेट, फॉर कितने, 5 ईयर, ठीक है। अब यहां पे मेरी लेनदारी बनती है आपसे, ठीक है, क्या, इंटरेस्ट लेना, और आखिरी में मेरे को पैसा चाहिए। तो ये क्या हो गया, मेरे को इंटरेस्ट लेना पड़ वो बन रही है, प्लस मेरे को आपसे प्रिंसिपल लेना है। बट आप कहते हो कि मैं इसको कैश में नहीं दूंगा, मैं आपको ना अपनी कंपनी के शेयर्स देता रहूंगा, ठीक है। आपने मतलब आप अनंत अंबानी हो, आपने कहा कि मैं अपनी कंपनी के शेयर्स देता रहूंगा, मैं, ठीक है, क्या दिक्कत है? मैंने कहा इंटरेस्ट तो कैश में दे दो। वो कहता नहीं, वो इंटरेस्ट भी आप, मैं अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर दूंगा, ठीक है।
तो वैसा। ठीक है जी। तो मेरे लिए तो क्या हो गया वो, मेरे लिए तो ये फाइनेंशियल एसेट ही है। तो दूसरी पार्टी के लिए क्या हो गया, उसकी देनदारी बन रही है किसमें, खुद की कंपनी के शेयर्स देने की उसकी ओब्लिगेशन बन गई है, मतलब खुद की कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं, तो उसके लिए क्या हो गया, इक्विटी। समझे। अभी इसको और डिटेल में देखेंगे, जैसे कि मान लो कन्वर्टिबल लोन वगैरह दिया मैंने, ठीक है, जैसे कि ये रिलायंस कंपनी है, इसको एक एग्जांपल से और समझाता हूं और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ये सारंग सी क्लासेस है, मैंने क्या किया, इसके डिबेंचर्स थे, मतलब ये रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी के मैंने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया, उसके 10% कन्वर्टिबल डिबेंचर्स ले लिए मैंने। ठीक है, मतलब कि कन्वर्ट हो जाएंगे कितने, आफ्टर 5 ईयर। इन मैंने इसको कितना लोन दिया था, 1 लाख का, इसने मेरे को शेयर्स दिए, कहता कि कन्वर्ट हो जाएंगे आफ्टर 5 ईयर्स किसमें, इक्विटी में। और कितने इक्विटी मिलेंगे मेरे को, इसके बदले में मान लो 1000 इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे आपकी कंपनी के, ठीक है, रिलायंस के। रिलायंस को मैंने लोन दिया था, 5 ईयर्स के बाद मेरे को उसके इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे। तो मेरे लिए तो क्या होगा, मेरे को मतलब कि एक राइट है मेरे पास की उससे कुछ मिलेगा, मतलब कि कैश नहीं मिल रहा बट कुछ उससे मिल रहा है, ठीक है, मतलब मेरा कुछ आ रहा है मेरे पास, ठीक है, क्या वो हम देखेंगे, फाइनेंशियल एसेट ही है वो मेरी, मतलब कि इक्विटी अगर दूसरे से ले रहा हूं तो मेरी फाइनेंशियल एसेट ही होगी, ठीक है। तो वो हो गया मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट, मतलब कि उससे मेरे को शेयर्स रिसीव हो जाएंगे, इक्विटी। अभी मैंने उसको लोन डिबेंचर्स उसके परचेज किए हैं, तो मतलब कि उससे उसके डिबेंचर्स परचेज किए हैं, तो मतलब कि उसके अंदर पैसा दिया है, तो उससे हक बनता है कि मैं चाहे तो कैश लूं, या फिर वो कैश नहीं दे रहा तो उसके शेयर्स ले रहा हूं, तो उस केस में इससे शेयर्स रिसीव होंगे मेरे से, मेरे को आफ्टर 5 ईयर, ठीक है, राइट टू रिसीव शेयर्स आफ्टर 5 ईयर। तो ये क्या होगा मेरे लिए, फाइनेंशियल एसेट। अभी फाइनेंशियल एसेट की हमने डेफिनेशन देखी नहीं, देखी ना, तो अभी ज्यादा टेंशन मत लो, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि एक के लिए फाइनेंशियल एसेट होगी, एक की लाइबिलिटी, ये मेरे लिए होगी फाइनेंशियल एसेट। अब इसको अपने इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़े, चाहे तो ये मेरे को कैश देता तो इसके लिए क्या होती, लाइबिलिटी, अगर ये कैश देता मेरे को तो इसके लिए क्या होती, लाइबिलिटी, बट ये मेरे को क्या दे रहा है, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स देगा अगर तो इसके लिए इक्विटी होगी लाइबिलिटी की जगह, समझे। अभी मैं डिटेल में नहीं गया कि फाइनेंशियल एसेट क्या होती है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या होती है, इक्विटी क्या होती है, मैं सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग बता रहा हूं कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेरा कि मैंने आपको डिबेंचर्स दिए थे, आपने कहा कि मैं 5 ईयर्स के बाद आपको अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स दे दूंगा, मैंने कहा ठीक है, मेरे पास आए, आने का हक है मेरे पास कि आपके इक्विटी शेयर्स मिलेंगे मेरे को, ठीक है, तो मेरे लिए क्या हो गई, फाइनेंशियल एसेट, और आपके लिए इक्विटी, क्योंकि आपको इक्विटी देनी पड़ती है, चाहे तो आप लाइबिलिटी कैश देते तो लाइबिलिटी होती, मतलब कि आपकी देनदारी उसमें थी, और खुद की कंपनी के शेयर्स दे रहे हो तो इक्विटी, अगर किसी और कंपनी के शेयर्स दोगे तो क्या नहीं, फिर इक्विटी नहीं आएगी, फिर लाइबिलिटी बनेगी। तो इसको डिटेल में आगे देखेंगे, अभी अभी तो आप ये समझो बस। इसका अगर मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग देखूं, एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू ए फाइनेंशियल एसेट ऑफ वन एंटिटी, मतलब कि सारंग सी क्लासेस के लिए फाइनेंशियल एसेट बन रही थी, और दूसरी कंपनी के लिए, अनदर कंपनी के लिए चाहे तो लाइबिलिटी बन रही थी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बन रहा था। जैसे मैंने आपको एक रिलायंस वाला एग्जांपल लिया, उसमें डिबेंचर्स के बदले में वो इक्विटी दे रहा था, तो उसके लिए इक्विटी बन गया वो, और मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट था, ठीक है। यहाँ पे और लगा हुआ है, यहाँ पे एंड लगा हुआ है, इसको ध्यान देना, ठीक है। मतलब कि अगर मान लो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी वजह से एक को एसेट बन रही है, तो दूसरे के लिए चाहे तो लाइबिलिटी बनेगी या उसके लिए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बनेगा, मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक के लिए सेट बने, वो दोनों के लिए होगा, मतलब कि यहाँ पे एंड है एक, बट दूसरे के लिए चाहे तो लाइबिलिटी बनेगी या फिर इक्विटी बनेगा, और लगा हुआ यहाँ पे, समझे। बट इसका कुछ एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा, वो अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, आगे जाके इसका एक्सेप्शन भी दिखा दूंगा कि एक के लिए ही फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लाइबिलिटी बन रही है, दूसरे के लिए कुछ नहीं बन रही होती, समझे। वो मैं आपको दिखा दूंगा, एक्सेप्शन दिखाऊंगा उसका। बट अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, अगर मेरा आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हाँ मैं आपको डिबेंचर्स दूंगा तो आप मेरे को कैश दे दोगे इतने टाइम के बाद, ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मिल रहा था मेरे पास,
कैश वगैरह आ रहा था, तो वो तो होता है इसमें कवर। बट अगर मेरा जैसे गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना होता है, उसमें मेरा और गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, वहां पे एक एक्ट था इनकम टैक्स एक्ट, उसकी वजह से मेरे को गवर्नमेंट को पैसा देना, मतलब कि मेरा कैश जा रहा है, ठीक है, मेरी देनदारी बन रही है, बट वो मेरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, देनदारी बन रही है बट फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं होगी वो। क्यों? क्योंकि मेरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है वो। मतलब कि नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल आइटम्स, मतलब कि ये कौन सी होगी, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होगी ये इनकम टैक्स पेबल, तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो ना फाइनेंशियल एसेट रहेगी, ना फाइनेंशियल लाइबिलिटी बनेगी, ना इक्विटी बनेगी किसी के लिए। ठीक है, समझे? अभी और डिटेल में हम जाते हैं। सबसे पहले मैं एक आपको ना इलस्ट्रेशन करवा देता हूँ। इलस्ट्रेशन एक्चुअली क्या है कि ये 2 क्यों लिखा हुआ मैंने, ये मल्टीपल यूनिट्स में कवर हो रहा है। जो हमारा इंडेक्स है आईसी स्टडी मैट में मल्टीपल यूनिट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जो फर्स्ट नंबर है वो आपका यूनिट बता रहा है कि कौन सी यूनिट है, और ये बाद वाला इलस्ट्रेशन नंबर है 35th सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मैंने यहाँ पे ना कुछ वो लिखे हुए हैं कि सेकंड यूनिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कौन से पेज नंबर से। ये 11.30 से 11.97 तक सेकंड यूनिट है। ठीक है, ये आ गया इलस्ट्रेशन 35 सेकंड यूनिट की 11.18 पेज नंबर पे है, जल्दी से पहुंच जाओ। ठीक है, एक शेयर ब्रोकिंग कंपनी है, इज डीलिंग इन सेल परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ इट्स ओन अकाउंट एंड देयरफॉर इज हैविंग इन्वेंटरी ऑफ शेयर्स परचेज्ड इट बाय इट फॉर ट्रेडिंग। हाउ विल दीज इंस्ट्रूमेंट्स बी अकाउंटेड फॉर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये शेयर ब्रोकिंग कंपनी है, वो डील करती है सेल परचेज ऑफ शेयर्स फॉर इट्स ओन अकाउंट एंड देयरफॉर इज हैविंग इन्वेंटरी ऑफ शेयर्स परचेज्ड बाय इट फॉर ट्रेडिंग। तो इसका देखते हैं। इंडेक्स टू इन्वेंटरीज स्टेट्स दैट दिस स्टैंडर्ड अप्लाइज टू ऑल इन्वेंटरीज। इंडेक्स टू कहता है कि सारी इन्वेंटरीज पे अप्लाई होता था, हमने देखा था, बट वहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सक्लूड किए हुए थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड मेजरिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर गवर्न्ड बाय दिस एंड इट्स प्रेजेंटेशन इज गवर्न्ड बाय, मतलब कि डेफिनेशंस वगैरह इंडेक्स 32 बताता है और उसका रिकॉग्निशन वगैरह सारा वो बताता है। ठीक है, एंड डिस्क्लोजर्स आर इसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्क्लोजर even if these are even if these instruments are held as stock in trade by company, तब भी इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। और फर्स्ट टाइम एडॉप्शन नोट प्रोवाइड एनी, इसमें कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा अगर फर्स्ट, ये अब आपके काम का रहा नहीं है इतना। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम एडॉप्शन जो कर रही है कंपनी उनके लिए, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडेक्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ट्रांजिशनल रिलीफ, मतलब कि ट्रांजिशनल रिलीफ है कुछ कुछ में, बट इसमें रिलीफ भी नहीं है इसको, मतलब कि लगेगा तो लगेगा। अकॉर्डिंगली इन द गिवन केस द रिलेवेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ शैल अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली, तो मतलब कि रिलीफ नहीं है तो जैसे ही इसके ऊपर इंडेक्स एप्लीकेबल होगा इसके ऊपर लग जाएगा ये इंडेक्स। ठीक है, तो मतलब कि इनका कहने का मतलब है कि अगर इसके पास इन्वेंट्री की तरीके से रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे था हमारा डीलिंग इन सेल परचेज ऑफ शेयर्स, शेयर्स की सेल परचेज में डील करती है। ठीक है, तो वो मतलब कि उसके ट्रेडिंग के लिए होगा, मतलब एज ए इन्वेंट्री रख रखा है, मतलब उसको बेच रहा है खरीद रहा है, बेच रहा है खरीद रहा है। ठीक है, एक ब्रोकिंग कंपनी है वो डील कर रही है सेल परचेज ऑफ शेयर्स में फॉर इट्स ओन अकाउंट एंड देयरफॉर इज हैविंग इन्वेंटरी ऑफ शेयर्स। ट्रेडिंग के लिए उसने इन्वेंटरी रखी हुई है कुछ शेयर्स की, तो उसको भी हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही मानेंगे, यही कहने का मतलब है और कुछ नहीं है। और इस पे ये वाला भी मतलब फर्स्ट टाइम एडॉप्शन वाला नहीं लगेगा। ठीक है, ये मैंने आपको करवा दिया, इसमें कुछ था नहीं, बट अभी हमारा जो मेन आगे टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट किसको कहते हैं? एक ऐसी एसेट, एनी एसेट दैट इज कैश, मतलब कि कोई कैश या कैश इक्विवेलेंट वगैरह है मेरे पास, तो वो मेरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब फाइनेंशियल एसेट है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तभी तो फाइनेंशियल एसेट है। ठीक है, इसको स्पेसिफिकली ऐड किया गया है कि मेरे पास अगर कोई कैश रखा हुआ है तो उसको हम कहेंगे कैश है, कैश इक्विवेलेंट को कहेंगे फाइनेंशियल एसेट। ठीक है जी, और मेरे पास अगर कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है अनदर एंटिटी का, खुद का नहीं, जैसे सारंग से क्लासेस के में बहुत सारे शेयर्स इशू किए हुए हैं, बट मेरे पास मेरे ही शेयर्स नहीं, अनदर एंटिटी के शेयर्स में अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मेरे पास इक्विटी शेयर्स हैं दूसरी कंपनी के, यहाँ पे शेयर्स की जगह इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है। इंस्ट्रूमेंट और शेयर्स में डिफरेंस है, मैं इसको बता दूंगा आपको
कि इक्विटी शेयर्स और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन देखेंगे वहां पे। अब यहाँ पे अनदर एंटिटी में एक तो मतलब कि खुद तो हो ही नहीं सकता, मैं खुद तो हो ही नहीं सकता, अनदर मतलब मेरे अलावा, बट मेरे अलावा भी अगर मेरी सब्सिडरी है, मेरा एसोसिएट है या मेरा जॉइंट वेंचर, जैसे यहाँ पे मैंने एक्सक्लूड नहीं किया था, ये इस पे नॉट एप्लीकेबल था। ठीक है, तो अगर ये भी है तो डिस्कशन होगा मेरा इंडेक्स 27 में। ठीक है, तो यहाँ पे अदर देन सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, समझे, ऑफ अनदर एंटिटी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अनदर। अगर मेरे पास कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरे पास कुछ राइट आया, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन की वजह से नहीं, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन की वजह से नहीं। जैसे स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन हमारा ये देखा था इनकम टैक्स का, ठीक है, बट इसको ये तो लाइबिलिटी बनता है मेरा, ये तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, बट ऐसा ही कुछ और मान लो ऐसा राइट बनता है मेरे पास कि कुछ पैसा आ रहा है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन की वजह से, वो नहीं होगा यहाँ पे डिस्कस। ठीक है, वो मतलब डील नहीं करता ये वाला इंडेक्स, समझे। यहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट की बात हो रही है, कैश या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है मेरे, वो फाइनेंशियल एसेट मानी जाएंगी। ठीक है, या फिर मेरे पास कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कैश रिसीव करने का, जैसे कि सबसे पहले इसको समझाता हूं मैं, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको कि मैंने आपको लोन दिया हुआ है, मेरे पास एक राइट है कि आपसे मैं कैश ले सकता हूं। कैसे? इंटरेस्ट की फॉर्म में आ रहा था आपके पास से कैश, रिडीम कर रहा था जब मैं, मतलब प्रिंसिपल आपको जो मैंने आपको दिया था वो भी आप मेरे को कैश में देने का हक था, मेरे पास कैश में रिसीव करने का हक है मेरे पास, समझे। जब ऐसा हक होता है तो उसको कहते हैं हम फाइनेंशियल एसेट, समझे। जैसे कि यहां पे एग्जांपल भी दे रखा, ट्रेड रिसीवेबल्स, मैंने आपको कुछ सामान बेचा, जैसे कि मैंने आपको अपनी क्लास सेल की, मेरी क्लास मान लो 2000 की सेल की आपको, ठीक है, आपने मेरे को पैसा नहीं दिया, क्लास ले ली आपने, मेरा हक बनता आपसे लेने का। अब मैंने आपको क्लास सेल कर दी है, आपको पेनड्राइव पहुंच चुकी है, बट आपने मेरे को पैसा नहीं दिया अभी, और मेरा हक बनता है कि आपसे पैसा लूं। तो आप मेरे बुक्स में क्या दिखोगे? ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स दिखोगे तो क्या है, मैं आपसे कैश ले सकता हूं, मेरे पास हक है कैश लेने का। तो ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? मेरे फाइनेंशियल एसेट होते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। और इनका कैलकुलेशन वगैरह कैसे होगी वो सब कौन बताता है? वो यही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बताएगा कि ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे क्लासिफाई होगा, कितने अमाउंट पे रिकॉग्नाइज होगा, क्या कुछ होगा, सब समझे। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, सब मेरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला इंडेक्स बताएगा। और जैसे लोन रिसीवेबल, मैंने आपको लोन दिया था, लोन का पैसा आप रिफंड करोगे मेरे को, मेरे पास लोन रिफंड करवाने का आपके पास ऑप्शन है कि मैंने आपको दिया था, आपसे पैसा लेना है मेरे को। अब ये डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, मैं डिबेंचर्स ले रखे हैं, मान लो मेरे पास विपिन सिंगला के पास या सारंग सी क्लासेस के पास रिलायंस कंपनी के डिबेंचर्स हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था ये, आई थिंक, हाँ, वहां पे तो हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा रहे थे, जैसे इक्विटी शेयर्स में कन्वर्टेबल थे, या फिर मैंने लोन दिया था उसकी जगह कैश ले रहा था। ठीक है, ये यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं दोबारा से, ठीक है, मैं समझा दिया वहीं पे, यहीं पे समझा दूंगा आपको, ठीक है, टेंशन मत लो। अब जैसे यहाँ पे अभी तक मैं देख के आ चुका हूं, मेरे पास अगर कैश या कैश इक्विवेलेंट है तो वो फाइनेंशियल एसेट है। मेरे पास किसी और अनदर कंपनी के शेयर्स हैं, ठीक है, मतलब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की अभी डेफिनेशन देखेंगे तो वहां से आपको पता लग जाएगा। अगर मेरे खुद के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है तो वो नहीं, किसी और कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया हुआ मैंने अगर, तो ये मेरे डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, आप प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, समझो। हम यहाँ पे ना उसके नाम पे नहीं जाते, हम उसके गुणों पे जाते हैं कि उसके अंदर आखिर है कौन से गुण। ठीक है, तो अभी डिस्कस करेंगे इक्विटी वाला, जब करेंगे हम डेफिनेशन तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अगर किसी और कंपनी के हैं तो मेरे लिए क्या हो गया, मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट होगी। अगर मेरे पास कोई राइट है जिसकी वजह से मैं कैश ले सकता हूं, मतलब कि
मेरे कुछ किसी को सामान बेचा हुआ मैंने, उससे पैसा लेना, मेरा ट्रेड रिसीवेबल है। मैंने किसी को लोन दिया, उससे पैसा लेना है। मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज किए हुए हैं, उसमें मतलब पैसा दिया हुआ, उसको डिबेंचर्स लिए हुए हैं, उसको देके मैं कैश ले सकता हूं। मेरे पास हक है कैश लेने का, राइट है मेरे पास, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। तो ये है, तो क्या हो गया मेरे लिए, फाइनेंशियल एसेट हो गया। और अगर मेरे पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है टू रिसीव अनदर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम अनदर एंटिटी, मतलब कि अनदर एंटिटी से लेने का, कौन सी, अनदर फाइनेंशियल एसेट लेने का हक है मेरे पास अगर, ठीक है, तो भी क्या होगा, ये तो कैश था, कैश, ठीक है। अनदर जैसे कि कुछ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स लेने का हक है मेरे पास उससे, या फिर कुछ और भी तरीके से, कुछ और मान लो कि उसके डेटर्स, मतलब कि जैसे ए बी सी, बी ने सी को कुछ सामान बेचा था या लोन दिया था, बी को इससे पैसा लेना था, बी को इससे सी से पैसा लेना था, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो गया, ये फाइनेंशियल एसेट होगी। सी को जो इन्होंने मान लो लोन दिया था, तो लोन गिवन बाय बी टू सी, ये फाइनेंशियल एसेट होगी इसके लिए, बी के लिए, ठीक है। अब मेरे को भी बी से, ए को बी से पैसा लेना है, ए को बी से पैसा लेना है। अब बी कहता है कि मैं पैसा नहीं दे सकता, मैं आपको, जो सी से मेरे को पैसा लेना है ना, वो पैसा मैं ना लेके अब आपको देता हूं हक कि आप उससे ले सकते हो, सी से, मतलब कि ए को हक मिल गया कि वो सी से पैसा ले सकता है। अब मतलब कि इसने अपनी अनदर फाइनेंशियल एसेट को दे दिया इधर, तो ये तो लिखा है मेरे पास एक हक आ गया कि अनदर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम अनदर एंटिटी, इस एंटिटी की, चाहे तो इससे कैश ले रहा था, या इसके पास कुछ इक्विटी वगैरह होगी तो वो इससे ले सकता हूं, मेरे पास हक है कि इक्विटी ले सकता हूं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। या फिर इससे इसकी कोई और भी मान लो, ये सारी इक्विटी, मतलब कि इस कंपनी की इक्विटी, वो भी तो हक है मेरे पास। मान लो अभी मेरे पास है नहीं इस कंपनी की इक्विटी, हक है मेरे पास कि इसकी इक्विटी ले सकता हूं, या फिर इसके पास कोई इक्विटी है वो मेरे को ट्रांसफर कर सकता है, इसके पास मान लो किसी और थर्ड कंपनी की इक्विटी है, ठीक है, वो मेरे को ट्रांसफर कर सकता है उन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को, हाँ वो भी हो सकता है। क्योंकि हमने देखा था ना अभी तक की, अगर इससे पहले की अगर डेफिनेशन देखूं तो इतनी डेफिनेशन थी मेरी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की, मतलब फाइनेंशियल एसेट की, ठीक है। अगर मैं मान लो टू रिसीव अनदर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम अनदर, इसमें से कैश हटा दूं अगर, तो उसके बाद मेरे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि इस कंपनी के पास कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या इसी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स लेने का हक है मेरे पास, ठीक है। ये कहता है कि मैं अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स दे दूंगा तो मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट होगी तब भी, ठीक है। अगर ये कहता है कि मेरे पास कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए किसी और कंपनी के, आपको दे देता हूं, तो भी मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट होगी। अगर ये कहता है कि मेरे पास किसी और से पैसा लोन दिया हुआ मैंने, उससे कैश लेना है मेरे को, ये इंटरेस्ट लेना है, उसका हक मैं आपको दे देता हूं कि आप ले लो, तो वो भी मेरे लिए क्या होगी, फाइनेंशियल एसेट होगी। क्यों, क्योंकि दूसरी कंपनी की फाइनेंशियल एसेट ले ली मैंने, मेरे पास हक है, मतलब ली नहीं, हक दे दिया उसने कि ले सकते हो, ठीक है, सी से कैश लो, मतलब मेरे पास हक आ गया है कि मैं फ्रॉम अनदर एंटिटी, अनदर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम अनदर एंटिटी, अनदर एंटिटी जो दूसरी एंटिटी है बी, ठीक है, मेरे पास हक आ गया कि इससे कुछ दूसरी फाइनेंशियल एसेट ले सकता हूं, जैसे कि इससे मान लो इक्विटी ले सकता हूं, इसके इससे डेटर्स ले सकता हूं, इसके इससे लोन रिसीवेबल्स ले सकता हूं, मेरे खुद के तो थे ही फाइनेंशियल एसेट, अगर इसके वाले को भी लेने का हक मेरे पास आ गया है, उससे कलेक्ट करने का कैश, या फिर उससे कुछ मतलब कि आ गया मेरे पास, जैसे डेटर्स वगैरह आ गए मेरे पास, डेटर्स आ गए तो मतलब कि मेरे पास हक आ गया, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, मतलब कि इसने अगर डेटर्स अपने मेरे को आगे सी से तू ले सकता है, मतलब मेरे पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश हो गया, तो क्या हो गया मेरा, अनदर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम, इससे दूसरी फाइनेंशियल एसेट ले ली ना, इसकी फाइनेंशियल एसेट ले ली मैंने, समझे, अनदर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम अनदर एंटिटी। ये बहुत इजी सा है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, इतना झोल नहीं है, ठीक है। ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप कुछ भी लगा लो कि दूसरे के लिए अगर फाइनेंशियल एसेट कुछ और अनदर फाइनेंशियल एसेट ले लेते हैं, अगर चाहे तो कैश ले लो, या फिर अनदर फाइनेंशियल एसेट इक्विटी हो गया मेरा, कोई राइट हो गया, राइट टू रिसीव कैश, इसमें अगर मैं देखूं इसका बाइफर्केशन करूं तो कौन से हो गए, चाहे तो इक्विटी ले सकता हूं, या फिर राइट टू रिसीव कैश, ठीक है। अनदर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम अनदर एंटिटी, मतलब कि अनदर एंटिटी का राइट बनता था कुछ कैश रिसीव करने का, बट अब उसने अपना वो राइट मेरे को दे दिया कि हाँ आप उसको ले लो, तो ठीक है। अगर उसके पास कुछ इक्विटी था, मान लो खुद के इक्विटी दे रहा हो, या फिर उसके पास कुछ और इक्विटी थे किसी और कंपनी के, वो मेरे को दे रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या हो गया मेरे लिए
फाइनेंशियल एसेट, समझे? राइट, मेरे पास हक है कि उससे उसके इक्विटी ले सकता हूं, या फिर राइट टू रिसीव कैश, या फिर उसकी अनदर एसेट इन फॉर्म में हो सकती है, समझे? आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अभी तक हमने कुछ नहीं देखा, हमने सिंपल ये देखो कि मेरे पास चाहे तो कैश है मेरे वाला, या फिर मेरे को कोई हक मिले कि कैश ले सकता हूं, या फिर इक्विटी है मेरे पास किसी अनदर कंपनी की, तो मेरे लिए वो फाइनेंशियल एसेट होगी, समझे? अगर मान लो मेरे पास ऐसा और हक आ गया कि मैं दूसरी कंपनी से कैश, मतलब ऐसा कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है मेरे पास कि मैं दूसरी कंपनी से कैश की जगह कोई और उसकी फाइनेंशियल एसेट भी ले सकता हूं, तो मेरे लिए क्या हो गया, वो भी इक्विटी और फाइनेंशियल एसेट। समझे? समझे? अगर मैं इसका मोटा मोटा देखूं फाइनेंशियल एसेट, इसकी फॉर्म कैश या इक्विटी या फिर राइट टू रिसीव, ये तीन में ही जा रहा है मेरा मेन। तो मेरे पास कुछ राइट टू रिसीव है, क्या क्या रिसीव करने का, कैश, फाइनेंशियल एसेट, यही सिंपल बनी है। अभी तक इसको मैं चार्ट फॉर्म में करवा दूंगा, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अब एक और राइट है मेरे पास कि एक्सचेंज कर सकता हूँ फाइनेंशियल एसेट या लाइबिलिटी को अनदर एंटिटी के साथ, ठीक है? मतलब कि मैं सारंग से क्लासेस आपके साथ कुछ एक्सचेंज करता हूं अगर, जो कि पोटेंशियली फेवरेबल है, उसको कहते हैं हम, मतलब मैं कहूंगा फाइनेंशियल एसेट अगर मेरे लिए फेवरेबल है, मतलब कि मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो मैं उसको कहूंगा यस। तो जैसे कि इसमें एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जांपल से समझाता हूं। ये मतलब कि इसके अंदर अगर मैं कहूं, ये डेरिवेटिव्स होते हैं, इसको ना हम डेरिवेटिव्स कहते हैं, इसको डेरिवेटिव्स कहा जाता है, समझे? अब इसको ना एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे समझाता हूँ थोड़ा। सबसे पहले मैं आपको अभी तक का जो किया है एक बार वो बाइफरकेट करवा देता हूँ। फाइनेंशियल एसेट में हमने देखा एक तो कैश, एक इक्विटी ऑफ अनदर कंपनी एंटिटी, इसमें अदर देन सब्सिडरी, एसोसिएट या फिर जॉइंट वेंचर, और एक है मेरे पास राइट टू रिसीव, क्या क्या राइट, राइट है मेरे पास कुछ रिसीव करने का, क्या क्या रिसीव करने का राइट है, कैश या फिर अनदर फाइनेंशियल एसेट, ठीक है? मेरे पास राइट है कि चाहे तो फाइनेंशियल एसेट ही रिसीव कर लूं। अगर फाइनेंशियल एसेट ही रिसीव करने का राइट है तो मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट ही होगी। अगर कैश रिसीव करने का राइट है तो मेरे लिए फिर फाइनेंशियल एसेट, कैश मेरा वो फाइनेंशियल एसेट ही है, किसी और कंपनी की इक्विटी है वो मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है? अभी तक सिर्फ ये देखा है, बिल्कुल इजी हो गया। कैश किसी और कंपनी की इक्विटी वो मेरे लिए, और राइट टू रिसीव कैश है तो मेरे फाइनेंशियल एसेट, और फाइनेंशियल एसेट ही रिसीव करने का राइट है तो मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट हो ही गया वो तो, ठीक है? अभी मैं और बात करता हूं एक और, इसके अंदर एक्सचेंज है मेरे पास, एक्सचेंज का ऑप्शन है, एक्सचेंज ऑप्शन, या फिर एक मेरे पास ऑप्शन है मेरे पास, मेरे मतलब कि डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव लिख देता हूं इस पे, डेरिवेटिव विच इज पोटेंशियली फेवरेबल, ठीक है? अब आपका ये ही है, बस फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन ही है ये सारी, ठीक है? अभी इसको मेरे को अभी तक मैंने ये समझा दिया, ये समझा दिया, ये समझा दिया, बट इसमें से ये वाला पॉइंट रहता है, इसको समझा देता हूं। जैसे कि मेरे पास
एक ऑप्शन है, मैंने एक कॉल ऑप्शन परचेज किया था, ठीक है, मतलब कि कॉल ऑप्शन परचेज मतलब कि कॉल ऑप्शन बाय किया मैंने। बायर के पास क्या होता है कॉल ऑप्शन में, खरीदने का हक होता है। ये कौन सा होता है, ये राइट देता है, राइट टू परचेज शेयर्स, ठीक है। राइट है मतलब कि मैं परचेज करूं ना करूं मेरी मर्जी, ठीक है। राइट टू परचेज शेयर्स टू बायर ऑफ ऑप्शन, इसका आप डिटेल में डिस्कशन जो भी होगा क्या होते हैं कॉल ऑप्शंस, ये एफ एंड ओ डेरिवेटिव्स नाम से चैप्टर है, इसमें एएफएम सब्जेक्ट में आपके वहां पे डिटेल में डिस्कस करोगे, बट यहाँ पे मैं जितना रिक्वायरमेंट है उतना बता दिया। मतलब कि कॉल ऑप्शन क्या होता है कि मेरे पास एक हक है कि उस शेयर्स को खरीद सकता हूं, किस पे, एक एक्सरसाइज प्राइस डिसाइड होता है, ऑन एक्सरसाइज प्राइस, ऑन राइट टू परचेज शेयर्स ऑन एक्सरसाइज प्राइस। ये मैंने आपको उसमें भी सिखाया था थोड़ा सा, शेयर बेस्ड पेमेंट वाले में भी, ठीक है। अभी इसके अंदर बात करता हूं कि मेरे पास अगर एक ऑप्शन है, एक शेयर, एक कंपनी का शेयर इशू करने का, एक एंटिटी का शेयर इशू रिसीव करने का मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 3 मंथ्स के बाद उस कंपनी के शेयर्स को, 3 मंथ्स आफ्टर उस कंपनी के शेयर्स को बाई कर सकता हूं एट द रेट 100 रुपीज पे बाई कर सकता हूं, ठीक है। और अगर मैं उसकी अकाउंटिंग करने जाऊं, आज देखता हूं, अगर मान लो रिपोर्टिंग डेट है मेरी 31 मार्च, 31 मार्च के 3 महीने बाद मेरे पास हक है। अब 31 मार्च को अगर मैं इसका देखता हूं, मेरे पास उस दिन इसका रेट है 80 रुपये, 80 नहीं, इसका 120 रुपये का रेट है, मान लो कौन सी डेट को, 31 मार्च को इसका 120 रुपये का रेट चल रहा मार्केट में, ठीक है। अब मेरे को पता है कि ये शेयर मेरे को 100 रुपये में मिल जाएगा। ये 120 किसका रेट है कि जो ये जिस कंपनी का ये शेयर है, ये वाला शेयर, इस शेयर को अगर मार्केट से खरीदने जाऊंगा मैं तो मेरे को 120 रुपये में मिलेगा। ये शेयर मेरे को मार्केट से 120 रुपये में मिलेगा। और मेरे पास एक हक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, कॉल ऑप्शन है, मतलब कि मेरे पास एक हक है, हक टू परचेज शेयर्स ऑन एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस कितना, 100। मेरे पास एक राइट है, ठीक है, राइट टू बाई, ठीक है, राइट टू बाई है मेरे पास, कितने में, 100 रुपए में खरीदने का, क्योंकि मेरे पास कॉल ऑप्शन है। तो उस कॉल ऑप्शन को अब मैं एसेट मानूं या ना मानूं, अब मेरे पास ये हक है 100 रुपए में खरीदने का, बट मार्केट में 31 मार्च को देख रहा हूं कि 120 रुपए में मिल सकता है, मिल रहा है, ठीक है, 120 में मिल रहा है, मेरे पास हक है कि 100 में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, मेरे को ये खरीदने में फायदा है 100 रुपए में, या फिर ये मार्केट से खरीदूं, नहीं, मैं जो हक है उस हक को एक्सरसाइज करने में फायदा, मेरे पास हक है 100 रुपए खरीदने का, मेरा 20 रुपए का फायदा हो रहा है। तो मतलब कि मेरे फेवर में है ये, मतलब कि फेवर मतलब कि मेरे फायदे में है, ठीक है, मेरे लिए बेनिफिशियल है, मेरे लिए फेवरेबल है, मेरे लिए बेनिफिशियल है, समझे। तो ये हो गया मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। जब तक मेरे लिए फायदे में है तब तक मेरे लिए एसेट है, जिस दिन फायदे में नहीं रहेगी मैं इसको एसेट नहीं मानूंगा। अब इसका चेंज करता हूं, ये मान लो 80 रुपए रेट चल रहा है इसका 31 मार्च को, 120 नहीं है, 80 रुपए चल रहा है। अब इसको खरीदने जाऊंगा अगर मैं मार्केट में, तो मैं 80 में खरीद सकता हूं, 80 रुपए दूंगा, ले सकता हूं, बट अगर जो मेरे पास हक है उसमें तो मेरे को 100 रुपए देने पड़ेंगे। ये क्या होता है कि हक क्या होता है कि एक्सरसाइज प्राइस पे ही आपको बाई करना होगा, चाहे मार्केट में कुछ भी रेट हो, ये हक होता है। कॉल ऑप्शन मतलब कि आपके पास हक है कि जो आपने प्राइस डिसाइड किया था उसके ऊपर ही आपको मिल जाएगा, आप परचेज कर सकते हो उसी प्राइस पे, चाहे मार्केट बढ़े या घटे, मार्केट में रेट कम हो या ज्यादा हो, ठीक है। अब यहाँ पे रेट 80 रुपये हो गया मेरे को, तो यहाँ अगर इसको एक्सरसाइज करने जाऊंगा ऑप्शन को, जो कॉल ऑप्शन है मेरे पास, ये 100 रुपये का ही दे के लेना पड़ेगा, मतलब इससे शेयर लूंगा तो 100 रुपए का दे के लेना पड़ेगा, बट मार्केट में 80 का मिल रहा है, तो मतलब मेरे लिए कोई फायदे का नहीं है, तो सौदा मार्केट से ही ले लूंगा मैं, इसको एक्सरसाइज क्यों करूंगा, इस राइट को एक्सरसाइज करने का लॉजिक ही नहीं बनता। मतलब कि ये राइट हुआ ना हुआ मेरे पास कोई फायदा नहीं है, इस केस में मेरे पास फायदा था 20 रुपए का ये राइट होने का, तो इसको एसेट की तरह से दिखा रहा था इस राइट को, कॉल ऑप्शन को। और जब 80 का मिल रहा है मार्केट में
मैं मार्केट से खरीदूंगा, ये राइट मेरे पास है या नहीं है, कोई फायदा नहीं है अगर 80 का मिल रहा है तो मार्केट में, ठीक है। तो इसको मैं फाइनेंशियल एसेट नहीं मानूंगा फिर। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए पोटेंशियली अनफेवरेबल हो गया है। ये मेरे लिए अनफेवरेबल हो गया, मतलब कि इन द मनी नहीं है, मेरे लिए फेवर में नहीं है। अगर इसको मैं 100 रुपए में क्यों खरीदूंगा, 100 रुपए में खरीदूंगा तो मेरा 20 रुपए का नुकसान हो गया ना। और यहाँ पे मेरे पास राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है मेरी कि खरीदना ही पड़ेगा, समझे। जब मेरे पास कुछ ऐसा हक होता है, ऑब्लिगेशन नहीं है, हक है कि खरीदूं या ना खरीदूं। खरीदूंगा कब? जब मेरे पास मेरे फेवर में होगा तब मैं खरीद लूंगा। तो उस केस में क्या होगा, अगर मेरे फायदे में है तो मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट होगी। ये देखें, टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट थी विद अनदर एंटिटी। ये तो फाइनेंशियल एसेट हो सकती है या लाइबिलिटी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लाइबिलिटी वाला केस भी है, मैं इसको भी आपको समझा दूंगा, ठीक है, कि कैसे होता है लाइबिलिटी के केस में भी। उस केस में भी आपकी ये एसेट बन सकती है, मतलब कि अगर आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी एक्सचेंज कर रहे हैं बट मेरे फायदे में एक्सचेंज हो रहा है उसका, कुछ ऐसी टर्म्स कंडीशन चेंज होगी मेरे फायदे में है, ठीक है। मान लो इसका लाइबिलिटी के केस में कहता हूं, जैसे मेरा कुछ पहले लाइबिलिटी बन रही थी 1 लाख रुपए देने की, 1 लाख रुपए देने पड़ रहे थे, बट कुछ ऐसा टर्म्स में मॉडिफिकेशन वगैरह हो गया कि जिस वजह से मेरे को अब कम देना पड़ रहा है। मतलब कि अब मेरी 90,000 की देनदारी बन रही है सिर्फ, मतलब कि कुछ ऐसा टर्म्स वगैरह उसने चेंज कर दी, कुछ मॉडिफिकेशन हो गया कि मेरी 90,000 की देनेदारी बन रही है। जैसे कि ये कैसे हो सकता है, मैं इसको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने एक लोन लिया हुआ था, ठीक है, लोन लिया हुआ था, लोन मतलब कि मेरी देनदारी बन रही थी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी थी मेरे लिए, ठीक है। उसके ऊपर 1 लाख का लोन लिया था, मेरे को क्या करना था, 5 ईयर तक 10,000 का तो मेरे को इंटरेस्ट देना था, मतलब 10% की रेट पे लिया था, 10,000 मेरे को देना था फॉर 5 ईयर। और मुझको साथ में 1 लाख का आफ्टर 5 ईयर रिफंड भी मतलब रिडीम भी करना पड़ता, उसको रीपेमेंट भी करना पड़ता प्रिंसिपल का, ठीक है। तो मेरा खर्चा टोटल हो रहा था, ये मान लो कि सेकंड ईयर के एंड में जाके मॉडिफिकेशन हुई है, सेकंड ईयर एंड में जाके, ठीक है। मतलब कि ये 2 साल का मैं इंटरेस्ट दे चुका हूँ, अभी कितना बचा होगा सेकंड ईयर एंड में, तो 10,000 का मेरे को देना पड़ेगा अभी 3 ईयर्स तक। और मेरे को साथ में 1 लाख रुपए रिडीम करना पड़ेगा। तो मतलब कि इसमें एक काम करता हूं मैं, अभी इग्नोर कर रहा हूं किसको, कि मतलब कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट इस दुनिया में पैदा भी हुआ है, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर रहा हूं, अगर टाइम वैल्यू मनी होगा तो उसको कंसिडर करना होगा आपको, ठीक है। इसमें इग्नोर कर रहा हूं कि नहीं है कुछ भी। तो इस केस में अगर मैं देखूं मेरे को कितनी देनदारी बन रही है अब सेकेंड ईयर के एंड में, ठीक है, इसमें मेरी 1,30,000 की देनदारी बन रही है, 1,30,000। अब उसने, जिससे मैंने लोन लिया हुआ था, उसने कहा कि एक काम करो यार, तुम क्यों दुखी होते हो, इंटरेस्ट मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को लास्ट में मतलब कि 3 मंथ्स, मतलब कि 5th ईयर के एंड में, मतलब कि जितने भी टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के बाद में 3 ईयर्स पड़े हैं इसके बाद, मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब 5th ईयर के एंड में आप मेरे को 1,20,000 रुपये दे देना बस, 1,20,000 रुपये दे देना, 1 लाख टोटल, इंटरेस्ट मत देना। तो ये मेरे लिए क्या होगी, मेरे को ये देनदारी बन रही थी पहले 1,30,000 की, अब बन रही है मेरे लिए 1,20,000 की, मेरे लिए लाइव ये क्या होगी, कम, मतलब कि मेरे फायदे में है ये। तो क्या कहूंगा इसको मैं, फायदे में है तो मेरे लिए, तो क्या कहूंगा, फेवरेबल, पोटेंशियली फेवरेबल। अगर मेरे लिए पोटेंशियली फेवरेबल है, चाहे लाइबिलिटी हो चाहे एसेट हो, कौन सी, फाइनेंशियल एसेट हो चाहे फाइनेंशियल लाइबिलिटी, मेरे लिए फेवरेबल है। एक्सचेंज, इसमें एक्सचेंज हो गया ना, कि पहले मेरा ये था कि इंटरेस्ट और वो देना पड़ता, बट अब उसने कहा कि मॉडिफिकेशन कर दिया इसमें, तो इस वजह से ये, तो उसकी वजह से अगर मेरा मान लो कुछ फेवरेबल है पोटेंशियली, तो उसको कहूंगा मैं क्या, फाइनेंशियल एसेट, समझे। बट इसमें किस अमाउंट को कहूंगा फाइनेंशियल एसेट वगैरह, ये आगे देखेंगे हम, अभी मत देखो, आगे देखेंगे इसको, समझे। तो डेरिवेटिव तो ये रहने देता हूँ, ठीक है। अभी ये हो गया, अभी मेरे को आपको कुछ इसके एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशंस करवाने हैं। सबसे पहले एग्जांपल 1 पे आइए, ठीक है, ये कौन सा फर्स्ट यूनिट का एग्जांपल 1 है।
हाँ जी, एग्जाम्पल 1 पे पहुंच चुका हूँ। इवेल्युएट दी फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है, इसमें से बताना है कि आपको कौन सी फाइनेंशियल एसेट है कौन सी नहीं। आप डेफिनेशन देख के आ चुके हो अच्छे से, कैश, इक्विटी। अब उसको चार्ट को याद करो, कैश था, इक्विटी था अनदर एंटिटी का, अदर देन सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर, ठीक है। और हमने देखा था राइट टू रिसीव, उसमें था मेरा कैश, उसमें भी 3 थे, कैश था, ठीक है, या फिर अनदर फाइनेंशियल एसेट थी, या फाइनेंशियल एसेट थी तो फाइनेंशियल एसेट ही बनेगी मेरी, ठीक है। और एक और था मेरा डेरिवेटिव, अगर मेरे पोटेंशियली फेवरेबल है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेरे हो गए थे क्या, फाइनेंशियल एसेट। आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए वो चार्ट, दिमाग में वो चलना चाहिए, ठीक है, एग्जाम्स में। आपको फाइनेंशियल एसेट के ऊपर टाइम लग रहा है, लाइबिलिटी और इक्विटी पे नहीं लगेगा इतना, रियली बता रहा हूं। क्योंकि एक के लिए एसेट है तो दूसरे के लिए लाइबिलिटी इक्विटी बनेगी, बट हमें वहां पे फिर मेन टाइम हमारा जाएगा, जो वहां पे जाएगा वो किस पे जाएगा, वो इस पे जाएगा कि वो फाइनेंशियल एसेट लाइबिलिटी बनेगी या इक्विटी बनेगी, वहां पे जाएगा बस। अब इसलिए मैं यहाँ पे टाइम डिवोट कर रहा हूँ, पूरा काफी अच्छा खासा टाइम डिवोट किया मैंने इस पे, ताकि आपको एसेट क्लियर हो गया तो लाइबिलिटी और इक्विटी भी क्लियर हो जाएगा, समझे। इससे ही इंटरलिंक करवा के करवाऊंगा आपको, जो चार्ट बनाया था ना, चार्ट से ही करवा दूंगा आपको। अब जैसे इसमें इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड डिवेंचर, मैंने बॉन्ड्स या डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उसमें क्या है मेरे पास, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, कैश लेने का राइट है मेरे पास, तो वो फाइनेंशियल एसेट। अब लोन्स और रिसीवेबल्स, मैंने किसी को लोन वगैरह दिया है, मेरे पास उससे कैश लेने का हक है, तो फाइनेंशियल एसेट। डिपॉजिट गिवन, मैंने कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट की है, जैसे कि आप भी जैसे रूम वगैरह रेंट पे लेते हो, फ्लैट वगैरह रेंट पे लेते हो, या फिर मान लो आप कुछ पीजी वगैरह लेते हो, तो आपको 1 मंथ की सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है वहां पे, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। उसका क्या होता है कि जब आप छोड़ के जाओगे तो आपको वापस मिल जाएगी, तो आपके पास क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, तो ये क्या हो गया, फाइनेंशियल एसेट। और ट्रेड या अदर रिसीवेबल्स, मतलब कि आपने किसी को उधार पे सामान वगैरह बेचा, सर्विसेज वगैरह दी, तो उससे क्या लेने का हक है आपके पास, उससे कैश लेने का हक है, तो फाइनेंशियल एसेट होगी, ठीक है। अब मेरे पास कैश या कैश इक्विवेलेंट है तो क्या हो गई, वो तो मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है ही। अगर मेरे पास बैंक में रखा पैसा, तो मेरे पास क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, मतलब कि बैंक से पैसा निकालने का हक है मेरे पास, तो वो फाइनेंशियल एसेट। और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, ये यहाँ पे इधर नहीं दे रखा कि अनदर वगैरह का है, ठीक है, तो आप यही मानोगे कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, तो ये भी फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। अब परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि आपके पास कुछ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, तो ये क्या है परपेचुअल, ये मतलब कि डिटेल में आगे बताऊंगा कि परपेचुअल का क्या मतलब है। आप ये मानोगे आपके पास कुछ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि ठीक है, डेब्ट वगैरह मतलब डिबेंचर्स वगैरह आपके पास कुछ, ठीक है, उसके बदले में आपको कैश लेने का हक है, तो क्या होगा, मतलब कि जैसे इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, रिडम्पशन वगैरह पे, इसमें ना परपेचुअल में आपको रिडम्पशन पे अमाउंट नहीं मिलेगा, बस कैश लेने का हक है, तो मतलब क्या होगा, फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। सच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड द कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव इंटरेस्ट फॉर इंडेफिनिट फ्यूचर और ए राइट टू रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अंडर टर्म्स दैट मेक इट वेरी लाइकली, ठीक है, ऑन फ्यूचर, ठीक है। मतलब कि आपके पास हक है उसका इंटरेस्ट लेने का, परपेचुअल है ना ये। और फिजिकल एसेट, अब सर आप तो कह रहे थे कि एसेट में मतलब कि अगर आपके पास कुछ हक है कैश लेने का, ये अब मेरे पास फिजिकल एसेट है, जैसे कि इन्वेंट्री, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसको भी मैं बेच के पैसा तो ले सकता हूं, तो ये फाइनेंशियल एसेट हुई नहीं, नहीं ये फाइनेंशियल एसेट नहीं सर। ये मतलब कि मेरा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो आ रहा ना कि मतलब राइट टू रिसीव कैश, मतलब आप गलती कर रहे हो। एसेट सारी की सारी ही वो होती हैं जिससे कि आप कैश वगैरह ले सकते हो, मतलब कुछ ना कुछ जनरेट कर सकते हो। कोई भी एसेट है उसको बेच के आप कैश जनरेट कर सकते हो, चाहे आपने इन्वेंट्री देखी थी उसको बेच के भी आप कैश लेके आ रहे थे, आपने पीपी बेची थी तो उसको बेच के भी पैसा आ रहा था आपके पास, आपने इनटेंजिबल एसेट बेची थी तो उसको बेच के भी पैसा आ रहा था आपके पास। कुछ भी हो पैसा तो देगी एसेट, एसेट आपको पैसा देती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारी की सारी फिर तो इनको इसको भी यही कवर कर दो, फिर फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या होगा, इसका लॉजिक बताता हूं। ये एक्चुअली क्या है कि इन्वेंट्री आपने बुक्स में शो की है, वो आपको ऐसा हक नहीं देती है कि किसी से जाके पैसा मांग लो, किसी से जाके पैसा मांगने का हक दे रही है नहीं। अब जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स थे, लोन दिखाया आपने अपनी बुक्स में, लोन का आपको पता है कि मैं किसी बंदे के पास जाऊंगा, किसी एंटिटी के पास जाऊंगा, उससे
हक है मेरे पास कि इससे मांग सकता हूं। इन्वेंट्री तो मेरे पास ही पड़ी है भाई, उसमें कहां हक आ गया मेरे पास। बेचूंगा, बेचने के बाद वो पैसा नहीं देगा, उधार पे बेचूंगा, जब वो बेचने के बाद मेरे पास हक बनेगा दूसरे से लेने का, मतलब ट्रेड रिसीवेबल बन जाएगा। तो ट्रेड रिसीवेबल मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट होगी। बट इन्वेंट्री मेरे पास रखी है, मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, मैं किसी से मांग सकता हूं क्या पैसा? अरे भाई यार मेरे पास ये रखी है, पैसा दे दे तू। हक है मेरे पास? नहीं है ना, समझे? मतलब प्रेजेंट कंडीशन में जैसे है, मतलब जिस सिचुएशन अभी की डेट में मेरे पास कोई हक नहीं है, मेरे पास जो पीपी रखी है वो रखी है, मेरे पास हक नहीं है। अभी जैसे मान लो मेरे पास ये रिमोट रखा है, मैं आपको कह दूं अरे यार इसका पैसा दे दो मेरे को, हक है मेरे पास आपसे पैसा मांगने का? नहीं है ना। तो ये क्या हुआ? ये फाइनेंशियल एसेट नहीं हुआ। अगर मैं आपको कह देता हूं ये सेल कर दिया मैंने आपको, ठीक है, आपने ये ले लिया मेरे से और आपने पैसा नहीं दिया, आपने कहा कि मैं इसको 3 मंथ्स के बाद दूंगा, तो अब मेरे पास हक है कि आपसे पैसा ले सकता हूं। तो वो क्या हो गया? ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ये फिजिकल एसेट्स होंगी जो मेरी, उसको नहीं कहूंगा मैं फाइनेंशियल एसेट। ये कंट्रोल ऑफ सच एसेट्स डज नॉट क्रिएट ए प्रेजेंट राइट। ये प्रेजेंट जो लिखा हुआ ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट राइट मतलब कि प्रेजेंट कंडीशन में क्या है, फ्यूचर में आप बेचोगे पहले फिर कैश आएगा। अगर साथ ही साथ कैश आ गया तब फाइनेंशियल एसेट नहीं होगा, वो तो नॉन फाइनेंशियल आइटम होगा। आपने बेचा, कैश आ गया, तो वो तो आपका इंडेक्स 2 में डील होता ही है ना इन्वेंट्री। अगर पीपी बेच के लेके आते हो तो आपका इंडेक्स 16 में डील होता है, इंडेक्स 38 में डील होता है। इंटेंजिबल एसेट अगर बेच के लेके आते हो, डी रिकॉग्निशन का वहां पे कंसेप्ट था ना कि डी रिकॉग्निशन कब करोगे? जब आप उसको बेच दोगे, तो उसका ट्रीटमेंट वहां होता है, समझे? अगर मान लो उसे पैसा नहीं आता है, हक बनता है मेरे उससे लेने का, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं आप उसने कहा कि चलो एसेट ले लिया मैंने, पैसा आज देना था, बट मैं अभी नहीं दे रहा, मैं आपको 3 महीने बाद दे दूंगा, 4 महीने बाद दे दूंगा, जब भी दूंगा, ठीक है। प्रेजेंट में कोई राइट नहीं है मेरे पास। अगर इन्वेंट्री है, ये कोई भी एसेट रखी है, तो इसके ऊपर कोई राइट नहीं है मेरा, तो इसको मैं नहीं कहूंगा फाइनेंशियल एसेट। रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल, मेरे पास कोई राइट नहीं है अभी। इसको बेचूंगा तो उसके बाद राइट वगैरह आएगा, तो उसके बाद की बात आगे है, ठीक है। मतलब ये राइट टू रिसीव यूज एसेट, ये क्या होगी मेरी? लीज पे लेते हैं जो एसेट, उसको राइट टू यूज एसेट मानते हैं, ठीक है। बुक्स में हम राइट टू यूज एसेट की तरीके से शो करते हैं। ये हम जब लीज का इंडेक्स करेंगे तो वहां पे डिटेल में देखेंगे। तो ये भी फाइनेंशियल एसेट नहीं है, क्योंकि इसमें भी सेम ही प्रेजेंट में तो मेरा कोई ऑब्लिगेशन है। मैं किसी के उस पे एंटिटी के गेट पे जाके कह सकता हूँ कि अरे भाई पैसा दे मेरे को, हक है मेरा। वो कहेगा तू है कौन? अबे तेरे को देखा नहीं मैंने, कभी जाना नहीं, आ गया। इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट मेरे पास रखी है, रखी क्या मतलब कि इंटेंजिबल एसेट को मतलब कि मेरी गुडविल है, ठीक है। अब मैं कहूंगा मेरी गुडविल इतने अमाउंट की है, किसी के पास जाके हक मांग सकता हूं क्या? नहीं मांग सकता ना। कहूंगा जिसको बेचूंगा, भाई जिस दिन बेच देगा उससे हक बनेगा जब, तब की बात है अलग। अभी इंटेंजिबल एसेट वो फिर तो तेरा ट्रेड रिसीवेबल वगैरह वगैरह बनेगा ना। तो अभी प्रेजेंट में देख रहे हैं, प्रेजेंट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट वर्ड। अब प्रीपेड एक्सपेंसिव, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट एक्सेट्रा, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसिव, दीज इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेदर देन द राइट टू रिसीव कैश। मतलब कि ये फाइनेंशियल एसेट है? नहीं है, नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सपेंस पे किए हैं, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस, जैसे मान लो मैंने रेंट एडवांस में पे कर दिया। अब उसमें क्या है कि मैं रेंट पे किया, तो मतलब कि मैं रेंट पे रूम को यूज कर सकता हूं। मेरे पास राइट नहीं है किसी कैश को लेने का, किसी फाइनेंशियल एसेट को लेने का राइट नहीं है मेरे पास, ठीक है। वो राइट नहीं है अगर मेरे पास, तो ये मेरी फाइनेंशियल एसेट नहीं हुई, ठीक है। मैं मतलब कि कोई सर्विस ले सकता हूं, प्रीपे करके कोई गुड्स ले सकता हूं। मतलब कि मैंने कुछ एडवांस में आपको अमाउंट दे दिया कि आप मेरे को ये मशीनरी दे देना या फिर मेरे को ये गुड्स दे देना, ठीक है। मैंने आपको एडवांस दिया, मेरे पास राइट क्या आया? आपसे गुड्स या सर्विसेज रिसीव करने का, ठीक है। आपने मेरे को एडवांस दे दिया मान लो कोचिंग के लिए कि सर आपसे कोचिंग लेनी है। अब आपके लिए वो फाइनेंशियल एसेट नहीं हुई, क्यों? क्योंकि आपको मेरे से हक नहीं बनता कैश लेने का। आप मेरे से कोचिंग ले सकते हो, सर्विस लेने का हक है आपके पास, समझे? राइट टू रिसीव सर्विस इज नॉट ए फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। तो ये भी नहीं। दीज इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ
गुड्स और सर्विसेज रेदर देन राइट टू रिसीव कैश। एडवांस गिवन फॉर गुड्स और सर्विसेज, एडवांस दिया मैंने गुड्स सर्विसेज के लिए, मेरे को गुड्स या सर्विसेज लेने का राइट है, राइट टू रिसीव कैश नहीं है, या फिर फाइनेंशियल एसेट लेने का राइट नहीं है, तो ये भी नहीं फाइनेंशियल एसेट में। दीज इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेदर देन द राइट टू रिसीव कैश। समझे? और हाँ, अभी इलस्ट्रेशन भी निपटा देते हैं साथ में। फर्स्ट इलस्ट्रेशन, ए लिमिटेड है मेक्स सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर्स ऑन क्रेडिट ऑफ 45 डेज। ए लिमिटेड ने सेल ऑफ गुड्स की है कस्टमर्स को क्रेडिट पे, मतलब कि ए लिमिटेड ने उधार पे सामान बेच दिया, कितने दिन का क्रेडिट दिया? 45 डेज का, ठीक है। दी कस्टमर्स आर एंटाइटल्ड टू अर्न ए कैश डिस्काउंट एट 2% पर एनम इफ पेमेंट इज मेड बिफोर 45 डेज। मतलब कि अगर वो मेरे को 45 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं, 45 दिन से पहले, तो मैं उसको कैश डिस्काउंट भी दे दूंगा, ठीक है जी। एंड एन इंटरेस्ट एट 10%, अगर वो 45 दिन के बाद पेमेंट करते हैं तो उनसे 10% पर एनम का ब्याज भी लूंगा मैं साथ में। तो ये क्या हो गया मेरे लिए? मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट हो गया, क्योंकि मैंने उसको ए लिमिटेड के लिए क्या हो गया? ये फाइनेंशियल एसेट हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पास राइट आ गया है उससे कैश रिसीव करने का, राइट टू रिसीव कैश, तो इसके लिए फाइनेंशियल एसेट हो गई है। evaluate whether such trade receivables are financial asset or not है is an asset where there is a contractual right to receive cash or another financial asset from। ये तो डेफिनेशन दे दी इन्होंने। इन दी अबव केस ए लिमिटेड हैज द कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश या बैंक फ्रॉम इट्स ट्रेड रिसीवेबल्स। अगर मान लो बैंक में पैसा दे दे, वो कहेगा नहीं बैंक में दूंगा मैं, तो मैं क्या कहूंगा? राइट टू रिसीव कैश। कैश के अंदर मेरा बैंक भी आता है। अगर वो कहेगा कि मैं आपको पेटीएम वैलेट में डाल देता हूं पैसा, तो वो भी मेरा राइट टू रिसीव कैश है, ठीक है। मतलब कि कैश में आपका बैंक वॉलेट वगैरह उसमें रिसीव करने का राइट भी है, तो वो भी वहीं आता है, ठीक है। ऐसे नहीं कहोगे कि सर यार कैश नहीं दे रहा वो, तो इसको फाइनेंशियल एसेट माने ना माने। ऐसे चिंदीगिरी वाली बातें मत किया करो यार मेरे साथ, मेरे को गुस्सा आता है बहुत, हंसते हंसते गुस्सा करता हूँ। ए लिमिटेड हैज द कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश फ्रॉम इट्स इन द बुक्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड, ठीक है। उसके पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है टू रिसीव कैश या बैंक फ्रॉम इट्स ट्रेड रिसीवेबल्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड ऑफ 45 डेज और अर्लियर। मतलब कि 45 दिन के बाद भी मिल सकता है उसको कैश, पहले भी मिल सकता है, ठीक है। 2% डिस्काउंट देकर, मतलब कि उसके पास हक है कि कैश ले सकता है वो। तो क्या हो गया उसके लिए? डेफिनेशन मीट कर गई है फाइनेंशियल एसेट की, क्योंकि राइट टू रिसीव कैश। इट मे बी नोटेड दैट कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश इंक्लूड्स कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव ऑफ मनी इन बैंक अकाउंट या फिर वॉलेट अकाउंट, ठीक है। अब और कौन सा इलस्ट्रेशन करना है इसमें साथ में देखते हैं। हमने इलस्ट्रेशन 1 कर दिया, एग्जांपल कर दिया, इलस्ट्रेशन 2 और कर देते हैं साथ में। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, लाइक बटन को प्रेस करो और कमेंट जरूर छोड़ के जाना जाते जाते, ठीक है। अभी मैं करवा रहा हूं, अभी मत भाग जाना कहीं, अभी भाग जाओ, ठीक है। अभी इलस्ट्रेशन 2, ये जेड लिमिटेड है मेक सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर्स ऑन क्रेडिट। ये पेज नंबर बता देता हूं मैं आपको, सच पेज नंबर रह गया था आपको बताना, 11.11 पे, ठीक है। जेड लिमिटेड मेक सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर्स, क्रेडिट पे ही ब्याज, मतलब उधार पे उसने सामान बेचा। गुड्स आर कैरिड इन लार्ज कंटेनर्स फॉर डिलीवरी टू द डीलर्स डेस्टिनेशन। मतलब कि गुड्स लार्ज कंटेनर्स में गए हैं उसके पास, डीलर के पास, टू द डीलर्स डेस्टिनेशन, जहाँ पे डीलर का हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े कंटेनर्स में गए हैं सामान, जैसे कि कई आइटम होती है कंटेनर्स में भेजनी होती है। ऑल डीलर्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 10,000 एज सिक्योरिटी फॉर द कंटेनर। तो हर डीलर ने मेरे पास एक डिपॉजिट करवाया है, मतलब कि जेड लिमिटेड को डिपॉजिट रिसीव हुआ है, इसको रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है, विच इज रिटर्न ओनली व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी टर्मिनेट। मतलब कि जब इन डीलर्स का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा तो जेड लिमिटेड को जो रिसीव हुआ था सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये रिफंड करना होगा, ठीक है। दी डिपॉजिट कैरी 8% पर एनम विच इज पेबल ओनली व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट, ठीक है। इसके ऊपर 8% पर एनम का भी रेट वगैरह दे रखा है, ठीक है, वो भी देना पड़ेगा इसको। इफ द कंटेनर्स आर रिटर्न्ड बाय डीलर इन ब्रोकन कंडीशन और एनी डैमेज कोज, देन एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट शैल बी मेड फ्रॉम द डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। मतलब कि अगर कंटेनर्स डैमेज हो जाते हैं, ब्रोकन कंडीशन में देता है, डीलर से रिटर्न करने पड़ेंगे, जब वो रिटर्न कर देगा तो उसको मैं पैसा दे दूंगा,
बट उसने मेरे को टूटे फूटे कंडीशन में रिटर्न किए। देन अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट शैल बी मेड फ्रॉम द डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। तो अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट करके उसको पे करना होगा, मतलब कि कुछ उसकी डिडक्शन करके पे करूंगा। हाउ वुड सच डिपॉजिट बी ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ डीलर्स, मतलब कि डीलर्स की बुक्स में कैसे ट्रीट करना है। डीलर्स ने क्या किया था, पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया था, पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। अब पे करने के बाद इनको हक है, राइट टू रिसीव कैश। क्या मतलब, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था उसका रिफंड लेने का हक है, वो रिफंड इनको मिलेगा कैश में या बैंक में किसी भी तरीके से, या उसकी फाइनेंशियल एसेट ही दे दे कोई और दूसरी। तो क्या हो गया इसके लिए, इसके लिए हो गया ये फाइनेंशियल एसेट। ये फाइनेंशियल एसेट इज एन एसेट, ये इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है इन दी अबव केस। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आर रिसीवेबल इन कैश एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बिटवीन डीलर एंड कंपनी, हेंस दे मीट द फाइनेंशियल एसेट। मतलब डीलर के लिए फाइनेंशियल एसेट होगा। तो सर ये जेड लिमिटेड के लिए क्या हो गया, इसके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा, क्योंकि इसको कैश पे करना होगा, क्योंकि इसको रिफंड करनी होगी ना सिक्योरिटी जो ली थी। तो इसके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी, डीलर के लिए फाइनेंशियल एसेट होगी है, ठीक है, समझे। तो अभी हमारा क्या क्या हो गया कवर, इतना टॉपिक हो गया है कवर। मेरे को अभी और भी करवाना है बाकी, वैसे तो लाइबिलिटी और इक्विटी, ये इन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इक्विटी और मतलब लाइबिलिटी और इक्विटी पे, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको बाकी को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। अभी इसको जल्दी से रिवाइज कर लेना और नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं फिर। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट भी करके जाना जरूर से, ठीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।